Good morning, dear students. In this video, we will study our last chapter, Framing the Constitution, the beginning of a new era. संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत। तो ये सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन के साथ। Indian Constitution was prepared by the learned members ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वह संविधान सभा के विद्वान सदस्यों के द्वारा बनाया गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, मतलब 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इट हैज़ द डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यह इसकी मुख्य विशेषता है। बट इट्स लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर परहैप्स अंडरस्टैंडेबल व्हेन वन कंसीडर्स द कंट्रीज साइज एंड डाइवर्सिटी। लेकिन हमें या किसी व्यक्ति को भी इसकी हमारे देश की साइज यानी आकार और डाइवर्सिटी, इसकी विविधता, हमारे देश का आकार और देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसकी लंबाई और जटिलता के बारे में हमें समझ प्राप्त होगी या हम समझ सकते हैं कि इतने लंबे चौड़े देश में और इतने विविधतापूर्ण देश में इतना बड़ा संविधान होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जितना लंबा और जितना जटिल है उतना ही विशाल और विविधतापूर्ण भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड इक्वल स्टेटस टू ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी और भारत का संविधान सभी देश के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। भारत का संविधान दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में बनाया गया था। ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान के प्रत्येक भाग पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा चर्चाएं की जाती थी। ऑल इन ऑल 11 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड एंड 165 सिटिंग्स टुक प्लेस और कुल मिलाकर 11 सत्र आयोजित किए गए थे संविधान सभा के, जो कि जिसमें कि लगभग 165 बैठकें 165 सिटिंग्स हुई थी। 165 बैठकों के द्वारा उन्होंने ये 11 सत्रों में 165 बैठकें की और उन 165 बैठकों के दौरान ये संविधान निर्माण का कार्य किया गया। Different committees and subcommittees carried out the work of revising and refining the drafts of the Constitution। अब संविधान सभा की बहुत सारी समितियां और उपसमितियां थी जो कि संविधान के जो ड्राफ्ट था उस यानी मसविदा था उसको संवारने और सुधारने का काम करती थी। नेक्स्ट टॉपिक, ए ट्यूमल्टस टाइम, मतलब एक उथल पुथल का दौर, मतलब उस समय में उतार चढ़ाव देखने को मिला, कई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वगैरह भी हुए थे। तो ये सारी घटनाएं देश में बाद में आज़ादी भी मिली थी, लेकिन उसी के दौरान हमें कई जगहों पर दंगे फसाद लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले। तो इसी के बारे में ये द ट्यूमल्टस टाइम, उथल पुथल का दौर। The years before the making of the Constitution had been very tumultuous। तो संविधान निर्माण से पहले के जो साल थे वह बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले थे। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 बट आल्सो गॉट द पेन ऑफ पार्टीशन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसे उसके विभाजन का दुख भी सहना पड़ा।
मतलब इसके टुकड़े भी हो गए थे, एक भारत एक पाकिस्तान। द मेमोरीज ऑफ क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942 वर फ्रेश इन पीपल्स माइंड। और 1942 के जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे गांधी जी के द्वारा, तो लोगों के मन में वो मेमोरीज यानी वो स्मृतियाँ आज भी ताज़ा थी। पीपल रिमेंबर्ड स्ट्रगल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के जो स्ट्रगल संघर्ष जो था, उन्होंने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी, वो लोगों ने याद किया और उसके उनके दिमाग में अब भी आज़ादी के समय भी वो सभी बातें याद आ रही थी। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग had failed to arrive at the settlement that would bring about religious compromise and social harmony। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में सुलह समझौता करने में असफल हो गया, ठीक है, जिससे कि उनकी धार्मिक और सामाजिक जो सौहार्द था वो बरकरार होता, लेकिन वो समझौता या जो सुलह वगैरह होनी थी वो नहीं हो पाई, फेल हो गई। थ्रू द लेट 1940s there were mass protests of workers and peasants in different parts of the country। 1940 के दशक में, अंतिम दशकों में बहुत सारी जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने और मज़दूरों ने जन आंदोलन किए थे। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग ऑफ अगस्त 1946 began a year of almost कंटिन्यूस राइटिंग अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। उसी तरह की एक घटनाएँ घटी थी अगस्त 1946 में कलकत्ता में, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की गई थी, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से जाना जाता है। और उस हत्या के साथ लगभग साल भर तक ही पूरे देश भर में और उत्तरी और पूर्वी भारत में दंगे फसाद होते रहे। तो कलकत्ता में जो हत्याकांड हुआ उसके साथ साथ लगातार एक साल तक उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में हत्याएं, दंगे फसाद वगैरह होते रहे। द वायलेंस कल्मिनेटेड इन द मैसेकर दैट accompanied द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड। अब इस हिंसा का परिणाम ये हुआ कि बहुत भीषण लोगों के जनसंहार के बाद या नरसंहार के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी की गई पार्टीशन के दौरान भी, और बहुत सारे लोगों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद और परिवार वालों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ा। On Independence Day, 15 August 1947, there was an outburst of joy and hope, unforgettable for those who lived through that time। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ तो हमारे देश में आनंद और उम्मीद का माहौल था, लेकिन जो उस समय देश में रहते थे वो उस समय के जो घटनाएं घटी थी उस स्वतंत्रता के आसपास, जो मारकाट मची थी, जो लोगों को तकलीफ़ें सहनी पड़ी थी और अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा था, वो सारी बातें वो कभी नहीं भूल पाएंगे। बट मैनी मुस्लिम्स इन इंडिया एंड हिंदूज एंड सिख्स इन पाकिस्तान वर नाउ फेस्ड विद द क्रूअल चॉइस एंड हैड टू एक्सेप्ट दैट एनवायरनमेंट। लेकिन बहुत सारे मुसलमान जो भारत में रह गए और बहुत सारे हिंदू और सिख जो कि पाकिस्तान में रह गए, अब उनको इसका निर्मम चुनाव करना था कि अब उनको ऐसे ही माहौल में रहना होगा। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज वर ऑन द मूव अक्रॉस द बाउंड्रीज, बट दे डिडंट रीच ऑन देयर डेस्टिनेशन एंड वर किल्ड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लाखों की संख्या में जो शरणार्थी अपने घर बार छोड़कर दूसरे देश की ओर जा रहे थे, जैसे मुस्लिम लोग हिंदुस्तान छोड़ के, भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, या फिर हिंदू और सिख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत वापस आ रहे थे, तो वो अपनी डेस्टिनेशन
नहीं पहुंच पाए, मतलब अपने घर पर या अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों को मानों को यहाँ के हिंदुओं ने मार दिया, वहाँ वहाँ से जो हिंदू और सिख लोग आ रहे थे उन्हें वहाँ के मुसलमानों ने मार दिया। इस तरह से बहुत कम लोग आने में सफल हो पाए, जो लकी रहे, सक्सेस, और जो बड़े भाग्यशाली रहे वो एक देश से दूसरे देश आकर बस गए, और बाकी जो अनलकी रहे उनको मार दिया गया। Another problem faced by the new nation was that of princely state. अब दूसरी मुख्य समस्या थी आज़ादी के साथ ही कि देसी रियासतों को भारत में मिलाने की, जो कि उस समय के राजे रजवाड़े और छोटे मोटे राजाओं और नवाबों द्वारा शासित ये देसी रियासतें थी, इनको देश में मिलाने की समस्या थी। 1/3 एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराजास एंड दीज वर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही लगभग देश का 1/3 हिस्सा, भारतीय उपमहाद्वीप का 1/3 हिस्सा राजा महाराजाओं और नवाबों के कंट्रोल में था। ठीक है, ब्रिटिश क्लियरली टोल्ड देम टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। अंग्रेज़ों ने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया था कि या तो वो भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1946। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव जो कि 1946 में हुए थे उनके आधार पर चुने गए थे। द असेंबली आल्सो हैड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। संविधान सभा जो थी उसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी थे, जो कि राजा महाराजाओं द्वारा शासित थे। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस वाज द स्ट्रॉन्ग पार्टी। और संविधान सभा में कांग्रेस जो थी वह एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत पार्टी थी। कांग्रेस गॉट विक्ट्री इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। कांग्रेस को सामान्य चुनाव क्षेत्रों में जीत मिली। ठीक है, जब वो चुनाव होते थे तो उसमें जो जनरल सीटें होती थी या सामान्य सीटें जो होती थी उन पे उनको जीत मिलती थी। द लीग वाज सक्सेसफुल इन द रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। और मुस्लिम लीग को केवल उन सीटों पर विजय मिलती थी जहां पर मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व होती थी। मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। दीज मीटिंग्स वर हेल्ड बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये जितनी भी मीटिंग हुई थी जिसमें भाग नहीं लिया वो देश की आज़ादी से पहले वाली मीटिंग्स थी। द मुस्लिम लीग boycotted द असेंबली एज इट वांटेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट स्टेट्स और सेपरेट नेशन। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बाइकॉट यानी बहिष्कार किया क्योंकि वह अपने लिए अलग संविधान और अलग देश की मांग करती थी। सोशलिस्ट पार्टी वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी संविधान के खिलाफ थी। दे बिलीव दैट इट बिलोंग्स टू ब्रिटिशर्स एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इट बाय कैबिनेट मिशन। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी संविधान के खिलाफ थी और इन समाजवादी पार्टी का मानना था कि ये जो संविधान सभा है यह अंग्रेज़ों ने बनाई है, उनसे संबंधित है और अंग्रेज़ों ने ही इसे कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया, गठन किया है और उसको इंट्रोडक्शन किया है और इसका निर्माण कार्य और जो भी नियम कानून जो बना रही है वो अंग्रेज़ अपनी देखरेख में कर रहे हैं। मतलब एक तरह से हम फिर से अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे। इस तरह से वो इसको अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए मानते हुए इसका विरोध कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिमेन्ड
as a one-party show as its 82% members belong to the Congress party. संविधान सभा जो थी एक पार्टी का शो बनकर रह गई क्योंकि इसके लगभग 82% जो सदस्य थे वो केवल कांग्रेस पार्टी के ही थे. द मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन. अब संविधान सभा की जो भी सभाएं और मीटिंग वगैरह जो बैठकें वगैरह होती थी वह जनमत से लोगों की राय से प्रभावित होती थी. उसमें लोगों की राय को भी सुनाया जाता था. लोग क्या कह रहे हैं, देश के लोग क्या चाहते हैं, कैसा संविधान चाहते हैं, कैसे नियम कानून चाहते हैं, तो वो सभी जनमत के आधार पर लोगों से राय लेकर संविधान सभा में चर्चा करते थे. द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वेरियस सेक्शंस वर पब्लिश्ड इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड देयर वाज ए पब्लिक डिबेट ऑन ऑल प्रपोजल्स. तो संविधान सभा की जो भी मीटिंग होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी. साथ ही विविध जो संविधान सभा में विविध पक्षों पर जो चर्चाएं और बहस छिड़ती थी वो सभी चर्चाएं और बहसों को देश के जो मुख्य न्यूज़पेपर होते थे वो अपने मुख्य पेज पर छापते थे और उनको जब जनता पढ़ती थी तो जनता भी सभी प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस करती थी. Though members were mostly from the Congress, but views and opinions of its members were diverse. हालांकि संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, लेकिन कांग्रेस के जो सदस्य थे उनमें भी हमें विभिन्नता, उनके विचारों में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती थी. इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज इंटेंस डिबेट बिटवीन द मेंबर्स रिगार्डिंग डिफरेंट आइडियाज़ एंड प्रपोजल्स. और संविधान सभा में हमें जो कांग्रेस के मेंबर्स थे या संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनके अलग अलग विचारों और प्रस्तावों में हमें तीव्र बहस देखने को मिलती थी. कोई व्यक्ति कुछ चाहता था, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ चाहता था. मतलब दोनों हर प्रकार के व्यक्ति अपनी अपनी बात सामने रखते थे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है. तो अपनी अपनी बात रख के वो संविधान सभा में तीव्र बहस करते थे और अपने अपने प्रपोजल्स और विचार संविधान सभा के सामने रखते थे. ओके. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आस्क्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग. रिलीजियस माइनॉरिटीज़ डिमांडेड फॉर सेपरेट स्पेशल सेफगार्ड्स. देखो, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक थे, मतलब ऐसे लोग जो जिनकी भाषा कम लोग बोलते हैं वो भाषाई अल्पसंख्यक हो गए. और धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक, जिनका धर्म छोटा है यानी जिस धर्म के लोग यहाँ पर कम है वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए. तो भाषाई अल्पसंख्यक लोगों ने कहा कि उनकी मातृभाषा जो भी है उसकी रक्षा की जाए. साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों ने मांग की है कि उनके धर्म की जो होगी या उनकी जो भी विशेष हित है उनकी रक्षा की जाए. वाइल दलित आस्क्ड फॉर अबोलिशन ऑफ कास्ट सेपरेशन एंड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. इसके अलावा दलितों ने मांग की कि जाति आधारित जो शोषण किया जाता है उनका वो बंद किया जाए, वो समाप्त हो. साथ ही उनको शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए क्योंकि वो देश में सबसे पिछड़े हुए हैं. नेक्स्ट टॉपिक, द डोमिनेंट वॉइसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा में लोगों की मुख्य आवाज़ें. कौन कौन लोग थे जो अपनी बातें सामने रख रहे थे? ये कौन कौन लोग थे जो संविधान सभा में मेन लीडिंग रोल निभा रहे थे? Out of all 300 members of the Constituent Assembly, few members like Pandit Jawaharlal Nehru, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी एंड अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हैड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन. तो संविधान सभा के 300 सदस्यों में से कुछ सदस्य थे जो अपना महत्वपूर्ण योगदान संविधान निर्माण में दे रहे थे. वो इस प्रकार है: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और
के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये दो वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल कांग्रेस, और इनको कांग्रेस ट्रायो के नाम से भी जाना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि थे। इन तीनों को कांग्रेस ट्रायो के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज वेल एज प्रपोजल ऑफ नेशनल फ्लैग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय झंडे का भी प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। While Vallabh Bhai Patel played an important role in negotiating with princely states, merging these princely states with India, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने एक लौह पुरुष का रोल निभाया, जिसने कि देश से आज़ाद होने के बाद देश की जो भी देसी रियासतें या फिर राज्य रजवाड़े थे उनको आपस में समझौते करके बातचीत के माध्यम से भारत में मिलाया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। He drafted several reports and worked for reconciling the opposing point of view, और उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप भी लिखे थे, साथ ही लोगों के परस्पर विरोधी विचारों के बीच आपसी सहमति भी पैदा की थी। राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली steered the discussion along the constructive lines and made sure that all members had a chance to speak. अब राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिनकी जिम्मेदारी यह थी कि संविधान निर्माण की दिशा में रचनात्मक कार्य हो, साथ ही सभी सदस्यों को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर सुनिश्चित हो। ये ड्यूटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर joined the cabinet on advice of गांधी जी and worked as law minister. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर कैबिनेट में शामिल हुए थे और वो भारत के पहले विधि मंत्री यानी कानून मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। के.एम. मुंशी एंड अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये वकील थे दोनों, ये दोनों वकील थे और ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की हेल्प कर रहे थे। के.एम. मुंशी एंड अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वर अनदर टू लॉयर्स हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह ये के.एम. मुंशी जो कि गुजरात से थे और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो कि साउथ इंडिया से थे, मद्रास से, इन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देयर वर टू सिविल सर्वेंट्स who gave vital assistance to these leaders. One among them was B.N. Rao, who worked as constitutional advisor to government of India, and another was chief draftsman S.N. Mukherjee, who put up complex proposal in clear legal language. तो अब इन लोगों के अलावा दो प्रशासनिक अधिकारी भी थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सहायता इन नेताओं को दी थी। इनमें पहले थे B.N. राव जो कि भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे B.N. राव। इनके अलावा दूसरे व्यक्ति थे S.N. मुखर्जी जो कि मुख्य योजनाकार थे, जो कि जटिल प्रस्तावों को भी स्पष्ट कानूनी भाषा में लिखने का उनका हुनर था। It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Constitution of India. और भारत के संविधान को निर्माण होने में, बनाने में, पूरा कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और ये ख़त्म हुआ था संविधान निर्माण का काम 26 नवंबर 1949 को। इस तरह से 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा संविधान
बना था। नेक्स्ट टॉपिक, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दृष्टि या संविधान का उद्देश्य। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ए हिस्टोरिक रेजोल्यूशन विच डिफाइंड द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। तो भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जो कि एक संविधान के आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव था जो कि संविधान के आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत करता था। It proclaimed India to be an independent, sovereign republic, guaranteed its citizens justice, equality, freedom, and assured adequate safeguards for minorities, backward and tribal areas, depressed and backward classes। तो इसमें ये घोषित किया गया कि भारत का जो संविधान होगा या भारत जो होगा वो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। साथ ही इस देश के नागरिकों को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय, समानता, स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही यह भी वचन दिया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासी, दलितों और अन्य पिछड़ों वर्ग के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान, एडिकेट सेफगार्ड्स वगैरह इनकी व्यवस्था की जाएगी। नेहरू रेफर्ड टू अमेरिकन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवेंट्स एसोसिएटेड विद इट्स मेकिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान का हवाला देते हुए कहा या उनका जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं, इनसे संबंधित घटनाएं इसके निर्माण से जुड़ी हुई है, और उन घटनाओं के बारे में भी कहा जिनसे इनके संविधान का निर्माण हुआ था। He said that we are not just going to copy them। उन्होंने कहा कि हम केवल अमेरिकी या फ्रांसीसी संविधान की नकल करके अपना संविधान नहीं बनाना चाहते। ठीक है, हम केवल उनकी नकल नहीं करेंगे। Instead he said it is important to learn from these। इसके बजाय हम उनसे कुछ सीखेंगे कि उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। So mistakes can be avoided, ताकि हम इनके द्वारा की गई गलतियों को अवॉइड कर सकें, यानी हमसे वो गलतियां ना हो जो कि इन देशों के संविधान में की गई है। तो हमें इन देशों की जितनी भी अच्छी बातें हैं संविधान की वो हमें ले लेनी है, और हमें दूसरे देशों के संविधान के अभी अध्ययन करना है, और उन सभी के अच्छी बातें उनका निचोड़ हमें लेना है और हमें हमारे देश के संविधान में उसे जोड़ना है। Nehru said the system of government to be established in India had to fit with the temper of our people and should be acceptable to them। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में स्थापित की जाने वाली शासन व्यवस्था देश की जनता के स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही यह शासन व्यवस्था देश की जनता को स्वीकार भी होनी चाहिए। The objective of the Indian Constitution would be to fuse the liberal ideas of democracy with socialist idea of economic justice and readopt and rework on all these ideas within the Indian Constitution। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य या भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि इसमें लोकतंत्र के उदारवादी विचारों का भी समावेश हो, साथ ही समाजवादी विचारों और इकोनॉमिक और आर्थिक न्याय के साथ रचनात्मक व्याख्या की जाए। ठीक है, इन सभी की व्याख्या भारतीय संविधान के संदर्भ में होनी चाहिए। तो ये सब जवाहरलाल नेहरू के विचार थे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ अगले पार्ट्स में करेंगे। धन्यवाद।